सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स का 7th चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसे पढ़ेंगे और इसी वीडियो के अंदर हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको टू द पॉइंट चीज़ें बताऊँगा, उतनी चीज़ें जिससे आपके एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन हो जाएँ। और जो लेटेस्ट सिलेबस सीबीएसई ने रिलीज़ किया है 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, कुछ चीज़ें इस चैप्टर में से हटी भी हैं तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे। जितना इस बार हमारे सिलेबस में है बस उतना ही पढ़ेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा सा बेसिक्स भी हम देख लेते हैं। जैसे कोई पॉइंट है यहाँ पर और इसके कोऑर्डिनेट्स हमको बताने हैं कि एक्स और वाई के हिसाब से इसकी पोजीशन क्या है। तो ये वाली जो लाइन है हमारी, ये वाई एक्सिस है और ये वाली जो है वो एक्स एक्सिस है। तो वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, इस पॉइंट की जो दूरी होगी, वही होगा एक्स कोऑर्डिनेट, या इसका दूसरा नाम क्या है, एब्सिसा। ठीक है, तो मान लो ये कोई एक्स डिस्टेंस है इसकी, तो हम ऐसे लिखेंगे एक्स। ठीक है, अब वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की क्या दूरी है, यही होगा वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ऐसे कॉमा लगा के एक्स और वाई हम लिख देंगे। वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। तो वाई एक्सिस से उस पॉइंट की जो दूरी होगी वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, यानी सिंपल कहें एक्स की वैल्यू होगी। और एक्स एक्सिस से जो पॉइंट की दूरी होगी वो वाई कोऑर्डिनेट होगा, यानी वाई की वैल्यू होगी। तो इस चैप्टर में जो पहला टॉपिक है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब मान लो कोई पॉइंट है यहाँ पर P और यहाँ कोई पॉइंट है ये Q। इसकी हमको डिस्टेंस निकालनी है कि P और Q के बीच में कितनी दूरी है, तो उसको निकालने का ये फॉर्मूला है। ठीक है, पी क्यू की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1, यानी जैसे p का कोऑर्डिनेट हम लिखें x1 कॉमा y1, ये p का कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी p की पोजीशंस हैं, और q का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x2 कॉमा y2। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और होल का रूट होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहला क्वेश्चन क्या है, डू द पॉइंट ये और ये फॉर्म अ ट्राइंगल, इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म। तो आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और आपको ये बताना है कि क्या ये पॉइंट मिलके एक ट्राइंगल बनाएंगे, और अगर बनाएंगे तो वो कौन सा ट्राइंगल होगा, उस ट्राइंगल का नाम बताना है। तो देखो 3 पॉइंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि ट्राइंगल ही बन जाएगा। जैसे एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, अगर तीनों एक लाइन में आ गए तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। ट्राइंगल बनने के लिए कंडीशन क्या है कि तीनों पॉइंट एक लाइन में नहीं आने चाहिए। जैसे एक पॉइंट यहाँ है तो एक यहाँ हो जाए और एक यहाँ हो जाए, तब जाके ये ट्राइंगल बनाएगा। अगर एक लाइन में आ गया, कोलिनियर हो गया, तो ट्राइंगल नहीं बनाएगा। तो हर पॉइंट की एक दूसरे से हम दूरी निकाल लेंगे। जैसे मान लो ये ट्राइंगल है। ठीक है, अभी जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनको अलग अलग नाम दे देते हैं। जैसे ये P पॉइंट है, ये Q है, ये R है। यहाँ जैसे ये P, ये Q और ये R। तो हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। पहला काम तो ये होगा, जब भी ये क्वेश्चन आपको इस तरह का दिखे तो सबसे पहले डिस्टेंस आपको निकाल लेनी है, यानी PQ, QR और PR की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम PQ निकालेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है, x2। अब देखो सिर्फ P और Q की बात हो रही है, बाकी किसी की तरफ हम नहीं देखेंगे। x2 ये है, y2 ये है, x1 ये है, y1 ये है। तो x2 माइनस x1 यानी -2 - 3, इसका होल स्क्वायर होगा, प्लस y2 क्या है, -3, और y1 क्या है, 2, -2 का होल स्क्वायर, इसका पूरा होल रूट रहेगा। ठीक है, सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी √50। अब रूट को सॉल्व कैसे करेंगे, एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं कि अगर 2 डिजिट नंबर है तो रूट कैसे निकालने हैं। जैसे हमको निकालना है √50 की वैल्यू, तो जिस नंबर का रूट निकालना है उसके करीब परफेक्ट स्क्वायर ढूंढेंगे। परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं, जो किसी नंबर का स्क्वायर हो। तो 50 से करीब जो परफेक्ट स्क्वायर है वो है 49, और 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर। तो 49 सबसे करीब है, 8 लेंगे तो 64 हो जाएगा, वो दूर हो जाएगा, सबसे करीब 49 है। तो 49 किसका स्क्वायर है, 7 का। तो ये जो हमें जिसका रूट निकालना है उसको इसी 7 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे वैल्यू आएगी 7.14। अब इस 7.14 में यही जो 7 है जिससे हमने डिवाइड किया है, इसी को ऐड करेंगे। 7.14 प्लस 7/2 डिवाइड कर देंगे 2 से,
तो आंसर आएगा 7.07 अप्रॉक्स। ठीक है, ये हमने रूट 50 की वैल्यू निकाल ली, तो इसकी वैल्यू है 7.07। इसी तरह क्यू आर निकालेंगे। अब क्यू आर के केस में हमको और किधर नहीं देखना है, सिर्फ ये क्यू आर देखना है। ठीक है, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस, और ये -2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस 3 माइनस और -3 है तो ये प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर और इसका होल रूट। सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी रूट 52। इसका भी रूट निकाल लेंगे, वही तरीका है। चलिए एक बार और मैं बता देता हूँ। जैसे हमको रूट 52 निकालना है तो इसके करीब कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, यही 49 यहाँ पर भी होगा। तो 52 को 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 7 का स्क्वायर ही 49 होता है। इसकी वैल्यू आएगी 7.42। तो इस 7.42 में हम इस 7 को ऐड करेंगे जिससे डिवाइड की है, इसको और 2 से डिवाइड कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी 7.21। तो क्या आ गया 7.21। इसी तरह हम पी आर निकाल लेंगे। सॉल्व करने पे आएगी इसकी वैल्यू रूट 2 और इसकी वैल्यू होती है 1.41। अब ट्राइंगल के लिए कंडीशन क्या होती है? ट्राइंगल के लिए कंडीशन ये होती है, जैसे हमने 3 साइड निकाला S1, S2, S3, तो कोई भी 2 साइड हम ले लें, उसको ऐड कर दें तो उसकी जो वैल्यू हो वो तीसरी साइड से बड़ी होनी चाहिए। यानी S1 प्लस S2 कर दें तो वो किससे बड़ी होनी चाहिए? S3 से। इसी तरह अगर मान लो S2 और S3 को ऐड कर दिए हमने तो तीसरी साइड कौन सी है? S1 है। तो इन दोनों का सम तीसरी साइड से यानी S1 से बड़ा होना चाहिए। या S1 और S3 को हमने ऐड कर दिया तो इसकी वैल्यू S2 से बड़ी होनी चाहिए। यानी कोई सा भी 2 साइड उठाओ, उसको ऐड कर दो तो उसकी वैल्यू जो बची हुई एक साइड है उससे बड़ी होनी चाहिए। अगर उससे छोटी है या उसके बराबर है तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो चलिए हम 2 छोटी साइड उठा लेते हैं और उसको ऐड करके देखते हैं। हम ऐड करते हैं PQ और एक साइड कौन सी हो गई? PR। इसको ऐड करेंगे तो ये किससे बड़ा होना चाहिए? जो एक साइड बची है QR, इससे बड़ा होना चाहिए तभी ट्राइंगल होगा। तो PQ क्या है? 7.07 प्लस PR है 1.41। ये बड़ा होना चाहिए किससे? 7.21 से। इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 8.48। तो 8.48 बड़ा है किससे? 7.21। इसीलिए हम कहेंगे कि हाँ, ये तीनों पॉइंट एक ट्राइंगल बनाएंगे। अब कौन सा ट्राइंगल बनेगा? अब आप जरा देखो तो एक चीज अंदाजा लगाओगे कि ये रूट 50 है, ये रूट 52 है और ये रूट 2 है। अगर रूट हटा दें तो 50 प्लस 2 52 आएगा, यानी 2 साइड को हम जोड़ दें तो तीसरी साइड आएगी। तो यहां पर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें यानी QR का स्क्वायर हम करें तो QR क्या है? 52 रूट 52, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 52 इक्वल्स PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। तो PQ क्या है? रूट 50, इसका स्क्वायर 50 होगा और PR हमारा रूट 2 है, इसका स्क्वायर 2 होगा। तो आप देख सकते हो पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो रहा है। और पाइथागोरस थ्योरम कब फॉलो होता है? जब एक एंगल आपका 90 डिग्री हो। यानी ये ट्राइंगल हमारा जो बना है वो कौन सा बना है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमें पता चल गया कि हाँ, ये ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल का नाम है राइट एंगल ट्राइंगल। अब सेकंड क्वेश्चन है शो दैट द पॉइंट। तो ये पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं आर वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। तो आपको ये दिखाना है कि ये जो पॉइंट है ये एक स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। यानी ये स्क्वायर है तो स्क्वायर में क्या होंगे? 4 पॉइंट्स के मिलकर बना होगा स्क्वायर। तो ऐसे मान लो ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ये हमारा A, ये B, ये C और ये D। तो स्क्वायर की कंडीशन क्या होती है? 2 कंडीशन होती है। एक तो ये कि सारे साइड्स बराबर होने चाहिए, दूसरे ये कि डायगोनल्स बराबर होने चाहिए, और एक और भी कंडीशन होती है कि जो इंटरनल एंगल्स हैं उसके वो 90 डिग्री होने चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि साइड इक्वल होने चाहिए, तो हम सारे साइड्स पहले निकाल लेते हैं। जैसे AB हम निकालेंगे तो यहाँ क्या होगा? 4 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7 का होल स्क्वायर इसका रूट। इसकी वैल्यू आएगी रूट 34। अब इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड है। और BC हम निकालेंगे, वही तरीका अपनाएंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उसका रूट निकालेंगे तो इसकी वैल्यू भी रूट 34 आएगी। इसी तरह से CD आप जब निकालोगे इसकी वैल्यू भी आपको रूट 34 आएगी। DA आप निकालोगे तो इसकी वैल्यू भी आपको रूट 34 आएगी। अब साइड तो बराबर हो गया, एक कंडीशन तो फॉलो हो गई, लेकिन ज़रूरी नहीं कि स्क्वायर ही हो, क्योंकि साइड बराबर है तो ऐसा भी हो सकता है, ये इस तरह की फिगर भी हो सकती है, रोम्बस हो सकता है। तो हम डायगोनल्स निकालते हैं, यानी A और C ये एक डायगोनल होगा और BD या DB जो भी कह लो ये डायगोनल होगा।
तो ये दोनों डायगोनल्स की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो ए और सी निकाल लेते हैं। तो ये हमारा ए है, ये सी है। -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 7 का होल स्क्वायर, इसका होल रूट, इसकी वैल्यू क्या आएगी? √68। इसी तरह बी डी हम निकालेंगे, इसकी वैल्यू भी सॉल्व करने पे आपको √68 आएगी। तो चारों साइड्स बराबर हैं और दोनों जो डायगोनल्स हैं वो आपस में बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये एक स्क्वायर है। अब डायगोनल्स के अलावा एक और चीज से आप निकाल सकते थे कि आप बी डी ना निकालते, सिर्फ ए सी निकाल लेते। इसको अगर मैं बी डी हटा देता हूं तो आप देख सकते हो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनना है। अगर ये एंगल 90 डिग्री आ रहा है, यानी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे हम ट्रायंगल ए सी डी में, अगर फॉलो हो जा रहा है इसका मतलब ये वाला 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री है इसका मतलब स्क्वायर है। तो ए सी का स्क्वायर क्या है? 68 हो जाएगा। इक्वल्स ये होना चाहिए किसके? ए डी, यानी डी ए, इसका स्क्वायर क्या है? 34 प्लस सी डी, इस सी डी की वैल्यू है √34, इसका स्क्वायर 34 होगा। तो ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं, यानी पाइथागोरस थ्योरम हमारा फॉलो हो रहा है, लग रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से भी आप दिखा सकते हो कि बी डी आप ना निकालो, ए सी तक निकालो और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इसको शो कर दो कि हाँ, पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो रहा है, इसका मतलब ये स्क्वायर है। अब थर्ड क्वेश्चन है, शोज दैट अरेंजमेंट ऑफ द डेस्क इन द क्लासरूम। तो क्लासरूम के अंदर ये डेस्क लगी हुई हैं, उसमें लोग बैठे हुए हैं। अशिमा, भारती एंड कैमेला आर सीटेड एट, तो ये पोजीशन दी हुई है ए बी सी रिस्पेक्टिवली। डू यू थिंक दैट दे आर सीटेड इन अ लाइन? गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो ये तीनों लोग क्या एक लाइन में बैठे हैं? जो भी आपका आंसर है उसका आपको रीजन देना है। एक लाइन में है, इसका मतलब क्या ये कोलिनियर है, ये पूछा जा रहा है। तो अगर मान लो ये तीनों लोग एक लाइन में हैं, ठीक है, ए बी सी, ऐसे हम लाइन खींच देते हैं, तो इसका मतलब तो यही है कि ए सी, यानी ए से लेके सी की जो डिस्टेंस है वो बराबर होनी चाहिए ए बी प्लस बी सी से, ठीक है। ये कंडीशन फॉलो होगी तो हम कहेंगे कि हाँ, ये तीनों एक लाइन में है, यानी कोलिनियर। कोलिनियर की कंडीशन यही होती है। तो उसी फॉर्मूले से हम ए बी की वैल्यू निकालेंगे। अब इसमें मैं पूरा कैलकुलेट करके आपको नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि सिंपल ये कैलकुलेशन है, प्लस माइनस रूट यही सब है और कुछ नहीं है। तो आप खुद से करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ए बी की वैल्यू सॉल्व करने पे क्या आएगी? 3√2 आएगी। और बी सी की वैल्यू क्या होगी? ये आएगी 2√2। ए सी की वैल्यू क्या आएगी? 5√2। तो आप देख सकते हो ए बी और बी सी को हम जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसको सम करेंगे तो 5√2 आ जाएगा और ये ए सी के बराबर है, यानी ये कंडीशन फॉलो हो रही है। इसका मतलब ये कोलिनियर है, ये तीनों एक लाइन में है। अब फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच में रिलेशन बताना है। तो एक्स और वाई जो पॉइंट है वो क्या है? इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7,1 एंड 3,5। तो इन दो पॉइंट के बिल्कुल बराबर डिस्टेंस है इनकी, यानी जो पॉइंट एक्स कॉमा वाई है, जितना दूर वो 7,1 से है उतनी ही दूर ये 3,5 से है। तो आपको बताना है कि एक्स और वाई में क्या रिलेशन है। तो 7,1 को हम ए मान लें और 3,5 को हम बी मान लें। तो मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है, और ये हमारा पी पॉइंट है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या है? ए से पी की जो दूरी है वो बराबर होनी चाहिए पी और बी की जो दूरी है, ठीक है। यानी ए पी का डिस्टेंस हम निकाल लेंगे और पी बी की डिस्टेंस निकाल लेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे। तो पी क्या है हमारा? एक्स कॉमा वाई। तो पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे ए और पी के बीच में। तो वैल्यू आएगी x-7 इसका होल स्क्वायर प्लस y-1 इसका होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस आ गई, इसका रूट हम ले लेते हैं। तो ये डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए किसके? पी बी के। तो ये इक्वल होना चाहिए। अब चाहे 3 - x कर लो, चाहे x - 3 कर लो, आखिरकार स्क्वायर होके वो सेम ही वैल्यू आने वाली है। तो x - 3 थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा तो हम यही ले लेते हैं, इसका होल स्क्वायर प्लस y-5 इसका होल स्क्वायर, इसका रूट होगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो रूट तो हट जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7 7 49 माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 9 माइनस 3 2 6 और 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 5 2 10 10y। इसको पूरा सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी x माइनस वाई इक्वल्स 2। तो ये रिलेशन हमको मिल गया कि x और y के बीच में क्या रिलेशन है कि x माइनस वाई 2 है। ऐसे भी कह सकते हैं x की वैल्यू क्या है? y प्लस 2 है।
जो भी y की वैल्यू होगी उसमें 2 ऐड कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो x और y है ना, कोई एक सिंगल पॉइंट नहीं है। यानी y की वैल्यू अगर हम 0 रख दें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो एक पॉइंट हमारा क्या मिल गया 2,0। y की वैल्यू हम 1 रख दें तो x की वैल्यू क्या आएगी 3,1। इसी तरह अगर 2 रख दें तो 4 हो जाएगी 4,2। तो देख सकते हो बहुत सारे पॉइंट हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हमको मिल जाएंगे। तो हमको रिलेशन बताना था, तो रिलेशन ये हो गया। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए 6,5 एंड बी -4,3। तो हमें वाई एक्सिस पे एक पॉइंट ढूंढना है जिसकी डिस्टेंस ए तक और बी तक बराबर हो। यानी जैसे ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, तो ये कोई पॉइंट पी है, तो ए पी की डिस्टेंस और पी बी की डिस्टेंस बराबर हो। तो वही तरीका बिल्कुल लगाएंगे हम। तो वो पॉइंट हम मान लेते हैं पी एक्स कॉमा वाई। लेकिन यहां पर पिछले वाले क्वेश्चन में तो हमको ये नहीं बताया था कि वाई एक्सिस पे है या किस एक्सिस पे पॉइंट है। अब हमको वाई एक्सिस दे दिया है, यानी वो पॉइंट कहां पर है। जैसे ये है वाई एक्सिस पे, यानी मान लो यहां पर है, तो वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उसकी एक्स की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वाई एक्सिस से जो भी डिस्टेंस मेजर होगी वो एक्स की वैल्यू देगी। तो वाई एक्सिस से तो बिल्कुल आगे बढ़ा ही नहीं, वाई एक्सिस पे ही है, तो यहां एक्स की वैल्यू 0 होगी। तो पॉइंट क्या है हमारा 0,y। बस यहां पर y अननोन है, y हमको नहीं पता, बाकी x की वैल्यू तो 0 है, क्योंकि x एक्सिस की तरफ वो कुछ बढ़ा ही नहीं, वो y में ही बिल्कुल है, y एक्सिस पे ही वो पॉइंट है। हमको बता दिया गया है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस। तो हम pa निकालेंगे और pb निकालेंगे। तो pa क्या होगा 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर। रूट लगाएंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, रूट वैसे भी हट जाएगा। तो ये इक्वल होना चाहिए किसके, पीबी और पीबी की डिस्टेंस हम किस तरह से निकालेंगे 0 माइनस, और ये -4 है तो ये प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आएगी 9। ठीक है, तो हमें पॉइंट पता चल गया। वो पॉइंट क्या है 0,9। अब ये कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको आपको याद रखना है, क्वेश्चंस के अंदर यूज होंगे। जैसे ट्रायंगल की कंडीशन क्या है, मैं बता चुका हूं कि कोई सा भी जो दो साइड है वो बड़ा होना चाहिए तीसरी साइड के। ठीक है, S1 + S2 बड़ा होना चाहिए S3 के, या S2 और S3 को हमने जोड़ लिया तो वह S1 से बड़ा होना चाहिए, S1 और S3 को हमने जोड़ लिया तो S2 से बड़ा होना चाहिए। ये कंडीशन है ट्रायंगल के। राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन क्या है, वही पाइथागोरस थ्योरम कि जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर बराबर होना चाहिए सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड। यानी मान लो ये S3 है, ठीक है, ये सबसे बड़ी साइड है, और ये S1 है और ये S2 है, तो S3 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम। आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए कंडीशन क्या है कि दो साइड बराबर होने चाहिए। मान लो ये S1 है और ये S2 है, तो S1 बराबर होने चाहिए S2 के, ठीक है, और ये S3 है, तो दो साइड, कोई सी भी दो साइड बराबर होगी तो हम कहेंगे वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए कंडीशन क्या है कि तीनों साइड S1 S2 S3 तीनों निकालो, वो सारी तीनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। लेकिन पहले ये कंडीशन तो हर केस में निकालनी है कि पहले ये हो कि हाँ ट्रायंगल ही है। पता चला ट्रायंगल है नहीं और हमने निकाल दिया। ऐसे मान लो दो साइड हमने निकाली 2 और 2 और 19 आ गई, तो हम कहेंगे दो साइड बराबर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो पहले ये देख लो कि ट्रायंगल है कि नहीं। इन दोनों को जोड़ोगे तो 4, और 4 19 से बड़ा नहीं है, यानी तीसरी साइड से बड़ा नहीं है, तो ये ट्रायंगल ही नहीं बनाएगा। तो ये चीज आप ध्यान रखना। फिर स्क्वायर के लिए कंडीशन क्या है, पहली जो सबसे मेन कंडीशन है कि सारे साइड्स बराबर होने चाहिए। सारे साइड्स की आप वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है, जैसे ये S1 है, S2 है, S3 है, S4 है, सारे साइड की वैल्यू निकालो, सब बराबर होनी चाहिए। उसके बाद या तो दोनों डायगोनल्स निकाल लो, जैसे ये हो गया, इसको मान लो D1 और ये D2 हो गया, ये दोनों बराबर होने चाहिए तो स्क्वायर हो गया। या फिर कोई एक डायगोनल निकाल लो और उस डायगोनल की मदद से जो भी ट्रायंगल बनना है उसके दोनों साइड में ये पाइथागोरस लगा दो, जैसे मैंने क्वेश्चन में बताया है। चाहे D1 निकाल लो या दूसरा डायगोनल निकाल लो। और कोलिनियर के लिए कंडीशन क्या है, यानी 3 पॉइंट है तो तीनों एक लाइन में है, उसकी कंडीशन ये है कि जैसे ABC है तो AB + BC बराबर होने चाहिए AC के, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपके क्वेश्चंस में यूज होंगे, एक्सरसाइज भी आप करोगे तो वहां पर भी ये कॉन्सेप्ट आपके यूज होंगे। तो ये टॉपिक तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो पहली एक्सरसाइज है उसको खुद से आपको ट्राई करना है। कोई क्वेश्चन नहीं आता तो मैं उसकी अलग से वीडियो बना दूंगा, बाकी आप खुद से कोशिश करो
और ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है इसकी मदद से आप लगभग सारे ही क्वेश्चन कर ले जाओगे। अब अगला टॉपिक हमारा है सेक्शन फॉर्मूला। अब जैसे हमारे पास दो पॉइंट है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। ठीक है, अब इसको हम मिला देते हैं, ये एक लाइन बन गई। अब कोई पॉइंट है, मान लेते हैं कोई पॉइंट P है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x, y हम मान लेते हैं। तो इसमें अगर हमको ये पता चल जाए ये जो P पॉइंट है वो इस AB लाइन को किस रेशियो में बांटता है, तो हम पॉइंट P के x और y कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। मान लो ये रेशियो m1 m2 रेशियो में बांटता है, यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी अगर m1 है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये ब्रैकेट में बंद रहेगा। तो ये जो पहला वाला टर्म है ये हमें x की वैल्यू दे देगा, वही P वाले का x, और ये वाली वैल्यू हमारी y होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक पॉइंट ये है A और B और सिंपल इसकी डिस्टेंस मान लो 10 सेंटीमीटर है, ये A है और ये B है। अब ये पॉइंट क्या करता है, A से P की डिस्टेंस क्या है, मान लो 4 है, 4 सेंटीमीटर, और P से B की डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर। तो ये 4:6 यानी 4:6 के रेशियो में बांट रहा है, लेकिन रेशियो को हम जितना सिंप्लीफाई हो सकता है वहां तक सॉल्व करेंगे। तो दोनों साइड हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2:3 आ जाएगा, यानी ये रेशियो है। m1 की वैल्यू 2 होगी और m2 की वैल्यू 3 होगी। तो रेशियो का मतलब ये है। क्वेश्चन करेंगे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 4, -3 एंड 8, 5 इन रेशियो 3:1 इंटरनली। अब मान लो ये हमारी लाइन है, ये लाइन आपको ड्रॉ नहीं करनी है, मतलब एग्जाम में नहीं ड्रॉ करनी है, ये आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। जैसे ये हमारा 4, -3 है और 8, 5 है ये। ठीक है, तो कह रहा है ये जो लाइन सेगमेंट इन दोनों को जोड़कर हम बनाएंगे, ज्वाइनिंग द पॉइंट, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बन रहा है उसको कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमको पता करने हैं कि x और y की वैल्यू क्या है। तो मान लो ये P पॉइंट है और x, y ये हमको निकालना है। तो किस रेशियो में बांट रहा है, 3:1, यानी अगर मान लो ये A है और ये B है, AP अगर 3 है तो PB क्या है, 1 है। अब इंटरनली का क्या मतलब है, देखो ये पॉइंट क्या है, इस लाइन में ही है ना, A और B के बीच में है। ऐसा भी हो सकता था जैसे ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, एक पॉइंट मान लो ये P बाहर भी हो सकता था, तो भी हम ये रेशियो लगा सकते थे। जैसे A और P की डिस्टेंस बता रहा है कि 3 है, ये लाइन हम बना लेते हैं पहले, और P से B की डिस्टेंस 1 है, तो हम इसके कहेंगे ये पॉइंट क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है जो A और B की लाइन के बाहर एग्जिस्ट कर रहा है। इंटरनली का मतलब ये A और B के बीच में ही कहीं लाई करेगा। ठीक है, तो ये मतलब होता है। तो यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो x की वैल्यू हमको कैसे मिलेगी, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला है, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। हमको m1 की वैल्यू यहां 3 दी है और m2 की वैल्यू 1 दी है, रेशियो हमको दिया हुआ है। तो m1 3 है, x2 क्या है, 8 है हमारा। ठीक है, प्लस m2 क्या है, दूसरा वाला रेशियो 1 है, और x1 क्या है, 4 है। ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 + 1, दोनों रेशियो को ऐड कर देंगे। सॉल्व करने पे x की वैल्यू 7 आएगी। ठीक है, इसी तरह से हम y निकाल लेंगे। y के फॉर्मूला क्या होगा, वही m1 लिखना है, लेकिन अब यहाँ x नहीं होगा बल्कि y होगा। m1 y2 प्लस m1 तो ले चुके, अब m2 लेते हैं, y2 ले चुके हैं तो अब y1 ले लेंगे। ठीक है, बस एक स्टार्टिंग याद रख लोगे, सब हो जाएगा। और m1 जो रेशियो है उसी को सम करके ऐड करके डिनोमिनेटर में लिख देना है। क्वेश्चंस करते करते ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तो m1 हमारा 3 है और y2 क्या है, y2 5 है, प्लस m2 1 है और y1 -3 है। ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 + 1। इसको सॉल्व करने के बाद y की वैल्यू आएगी 3। तो हमें x और y पता चल गया, यानी इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, 7, 3। तो यही वो पॉइंट होगा जो ए बी लाइन को 3:1 रेशियो इंटरनली डिवाइड करेगा। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4, 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। अब देखो यहां हमको रेशियो नहीं दिया हुआ है, यहां हमको क्या दिया हुआ है,
पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ए हमारा क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स -6, 10 है, और बी है इसके कोऑर्डिनेट्स 3, -8 हैं। तो ये लाइन है, और कह रहा है कि दूसरी एक लाइन है वो है -4, 6, इसको हम पी मान लेते हैं। तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, रेशियो हमको पता नहीं तो हम मान लेते हैं m1 और ये m2 हो गया। ठीक है, अब हमको इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, -4, 6। ये बराबर होगा किसके, वही जो फॉर्मूला लगा के हम निकालते थे वैल्यू, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये x की वैल्यू हो गई, y की वैल्यू क्या होगी, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये वैल्यू हो जाएगी। अब ये x और ये x तो एक ही चीज़ है, हमको रेशियो पता होता तो हम पॉइंट निकाल लेते, यहाँ हमको पॉइंट दिया हुआ है यानी x की वैल्यू हमको दी हुई है, तो हम क्या करते थे, m की वैल्यू उसमें पुट करते थे और x1 x2 पुट करते थे, तो हमको ये वाली वैल्यू मिलती थी, इस p का कोऑर्डिनेट्स मिल जाते थे। लेकिन अब हमको वैल्यू दी हुई है तो इसको इक्वेट करके हम m1 और m2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपने पढ़ा होगा जैसे x, y दिया हुआ है इक्वल्स टू a, b, तो हम x की वैल्यू a यहाँ से लिख सकते हैं और y की वैल्यू b। ठीक है, इक्वल में दिया हुआ है तो x को x के इक्वल और y को y के इक्वल हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है इसको हम x के इक्वल कर देते हैं, यानी -4 किसके बराबर होगा, m1 तो हमको पता नहीं लेकिन x2 हमको पता है, क्या है 3 m1 हो गया, और m2 हमको पता नहीं लेकिन x1 पता है, क्या है -6, तो -6 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये हो गया। दूसरा रिलेशन हम क्या लिख सकते हैं, y को y के इक्वल कर सकते हैं, ये एक y है और दूसरा y ये है, यानी 6 इक्वल्स y2 की वैल्यू क्या है, -8 m1 हो गया, y1 की वैल्यू 10 है यानी +10 m2 हो गया अपॉन m1 प्लस m2। तो इसी एक रिलेशन से हमारा काम हो जाएगा, ये m1 m2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -4 m1 -4 m2 इक्वल्स 3 m1 -6 m2। इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 7 m1 इक्वल्स 2 m2। इस m2 को इधर ले आएंगे और 7 को इधर ले आएंगे, यानी m1/m2 इक्वल्स 2/7। तो हम इसे लिख सकते हैं, डिवीजन में है तो हम रेशियो बना सकते हैं, m1:m2 क्या होगा, इक्वल्स 2:7। तो रेशियो हमको पता चल गया। ठीक है, इस रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी m1 की वैल्यू 2 होगी और m2 की वैल्यू 7 होगी, 2:7 में के रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी a से b की अगर डिस्टेंस 9 रही होगी तो AP हमारा 2 होगा और PB हमारा 7 होगा। अब इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से करते हैं कि हमको रेशियो निकालना है m1:m2 क्या होगा, ये निकालना है हमको, और हमको तीनों पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो यहाँ ये हमारा m1 है और ये m2 है। अब रेशियो हमको पता नहीं है कि क्या है रेशियो, m1:m2 को हम और क्या लिख सकते हैं, अगर इस m2 को इधर ले आएं यानी m1/m2 करें तो इधर क्या हो जाएगा 1। अब m1/m2 को हम k मान लें तो रेशियो क्या हो जाएगा, k:1। तो अब नया रेशियो हमारे सामने क्या हो गया, k:1। कैसे निकाला, m1:m2 था, m2 को इधर ले जाके डिवाइड कर दिए, m1/m2 हो गया। यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा सिर्फ, और m1/m2 को हम k मान लेते हैं तो रेशियो हमारा k:1 आ जाएगा। तो हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं उस पॉइंट के जो इसको m1:m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी अब नया रेशियो k:1 में डिवाइड कर रहा है, -4, 6। ठीक है, ये दिया हुआ है, और फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये है हमारा, हमने रेशियो बदल दिया है, तो m1 की जगह अब ये k रखेंगे और m2 की जगह 1 रखेंगे। ठीक है, यानी ये k हो गया, साथ ही साथ हम वैल्यू भी रखते चलते हैं। x2 की वैल्यू क्या है, यानी b में x की वैल्यू 3 है, 3k हो गया। m2 की वैल्यू तो 1 है और x1 -6 है, यानी -6 ये हो गया, अपॉन m1 प्लस m2 है k+1, m1 की वैल्यू क्या है, k है, y2 क्या है, -8 है, यानी -8k, m2 हमारा 1 है और y1 क्या है, 10 है, तो ये 10 हो गया, ये प्लस रहेगा यहाँ,
अपॉन k प्लस 1, और ये हमारा -4,6 है ही है, तो x को x के बराबर कर देते हैं और y को y के बराबर कर देंगे। तो x वाला देखते हैं, -4 इक्वल्स 3k माइनस 6 अपॉन k प्लस 1, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी -4k माइनस 4 इक्वल 3k माइनस 6। इसको सॉल्व करने पे आएगा ये 7k इक्वल्स 2, यानी k की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर हम 7 को उधर ले जाएं 2/7, और किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड कर देंगे तो कोई फर्क नहीं होगा, यानी 1। तो k/1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/7। तो यहां से भी आप देख सकते हो ये रेशियो हमारा आ गया। k/1 निकालना था, जो कि क्या है 2/7। अब थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है, दैट इज पॉइंट डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। तो ये लाइन ए है, ये पॉइंट ए हमारा है और ये पॉइंट बी है। ये पूरा हमारा एक लाइन सेगमेंट हो गया। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -2 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -7, 4। तो उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जो इस लाइन को 3 बराबर, देखो ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट, 3 बराबर बराबर हिस्सों में बांट दें। तो 3 टुकड़ों में बांटने के लिए हमें 2 पॉइंट की और जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक पॉइंट से 2 टुकड़े होंगे सिर्फ। तो एक पॉइंट मान लो P हम यहां ले लेते हैं, एक पॉइंट हम यहां Q ले लेते हैं। अब चूंकि ये ट्राइसेक्शन है, इसलिए AP बराबर होगा PQ बराबर होगा QB के, ठीक है। इन सब की डिस्टेंस आपस में बराबर होगी, यानी ये सब किस रेशियो में होंगे, 1:1:1, यानी 1:1:1 के रेशियो में ये लाइन डिवाइड होगी। तो इसमें हम एक एक करके पॉइंट निकालेंगे। अभी Q वाले पॉइंट को आप भूल जाओ। AP का क्या रेशियो है, 1 है, और PB का क्या रेशियो है, PB का, P से Q 1 है और Q से B 1 है, तो 1 और 1 2, ठीक है। यानी अगर हम Q को भूल जाएं और इतना मान के चले हमको पॉइंट P निकालना है, तो हमें रेशियो पता चल गया, M1:M2 क्या होगा, 1:2 का रेशियो होगा। तो यहां हम P के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं। M1 की वैल्यू 1 है, और ये देखो हम यहां लिख लेते हैं, नीचे x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, M1:x2, x2 क्या है, -7, ठीक है, ये हो गया, प्लस M2 क्या है, 2 है, मल्टीप्लाई बाई x2 क्या है, 2 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई, दोनों को रेशियो को ऐड कर देंगे, 1 और 2 ऐड करेंगे, यानी 1 + 2। ये x की वैल्यू हमको देगा, y की वैल्यू हमको कैसे निकलेगी, वही M1 मल्टीप्लाई बाई y2 की वैल्यू क्या है, 4 है, प्लस M2 क्या है, 2 है, मल्टीप्लाई बाई y2 की वैल्यू -2 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 + 2, रेशियोज को ऐड कर देंगे। सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी -1,0, ठीक है। तो P के कोऑर्डिनेट्स हमको पता चल गए। अब इस क्वेश्चन में आप ये लाइन ड्रॉ करके दिखा देना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पिछले क्वेश्चन में भी चाहो तो आप दिखा देना, इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा और आपका खुद का सॉल्व करना भी आसान हो जाएगा। इसी तरह बिल्कुल इसी मेथड से हम Q भी निकाल लेंगे। यानी अब P को एकदम भूल जाना है कि P भी कोई चीज़ है, बस A, Q और B पे ध्यान देना है। तो A Q का क्या रेशियो होगा, देखो A से P 1 रेशियो है और P से Q 1 है, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी A Q की वैल्यू 2 रेशियो हो जाएगी, और Q से B यानी Q B की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं M1:M2 इस बार क्या हो जाएगा, 2:1। बस सिर्फ वैल्यू पुट करना है, आंसर निकालना है। आप खुद प्रैक्टिस करोगे वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सॉल्व करने पे आपको Q की वैल्यू मिल जाएगी, यानी Q के कोऑर्डिनेट्स आपके -4,2 आ जाएंगे। अब Q को हम एक और तरीके से निकाल सकते थे। हमें P पता चल गया था और B हमको मालूम था। अब A को हम हटा देते हैं एकदम, यानी हमें P पॉइंट पता चल गया है, क्या है, -1,0, और ये हमारा B है, क्या है, -7,4। इसको हम ज्वाइन करते हैं और ये हमारा पॉइंट Q है, इसको हमको निकालना है। अब देखो P और Q के बीच में क्या है, कितना रेशियो है, 1 रेशियो है, और Q भी क्या है, 1 रेशियो है। यानी यहां पर इस केस में M1:M2 क्या होगा, 1:1 का रेशियो है। अब अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे M2:x1, तो M2 तो 1 हो गया, तो यहां सिर्फ x1 बचेगा, क्योंकि x1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 ही रहेगा। किसी से भी 1 मल्टीप्लाई करो तो वो वही वैल्यू रहती है, वो तो वैल्यू चेंज होगी नहीं। और क्या होता है, सॉरी, यहां पर x2 हो जाएगा, M1:x2 प्लस
m2 x1 हो जाएगा, तो m2 की वैल्यू 1 है, ये x1 हो जाएगा अपॉन m1 प्लस m2 होता है, यानी 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, कॉमा इसी तरह से y2 प्लस y1 अपॉन 2 हो जाएगा। अब ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, यही वैल्यू उठाकर यहां रख देना है सिंपल, और यहां से भी आपकी वैल्यू यही आती -4, 2। आप सॉल्व कर लेना, ये क्यू को कोऑर्डिनेट इस तरह से भी निकाल सकते थे। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब हमको 2 पॉइंट दिए हैं, जैसे मान लो ये ए है, ये है 5, -6, और दूसरा पॉइंट हमारा है ये बी, मान लेते हैं -1, -4। अब हमको रेशियो बताना है, और हमें और क्या चीज़ दी हुई है कि वाई एक्सिस इसको काटते हुए जा रही है, तो किस रेशियो में डिवाइड करेगी, यानी m1:m2 निकालना है। वाई एक्सिस इसे क्रॉस करते हुए जाएगी, तो ये पॉइंट हमको पता चल जाए तो m1:2 निकाल लेंगे हम। तो यहाँ भी वही वाला तरीका अपनाएंगे, हमको m1:m2 निकालना है, तो m1 इधर जाएगा, यानी m1/m2 हो जाएगा, /1 हो जाएगा, तो k/1, यहाँ पर भी हम k/1 मान के चलते हैं और यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। अब ये हमारी x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है, तो कह रहा है वो जो लाइन है जिसके दोनों पॉइंट्स हमको दिए हुए हैं, यानी ये ए बी वाली लाइन, इसको y एक्सिस कट करती है। जैसे मान लो ये लाइन है a और b, तो y एक्सिस को डिवाइड कर रही है, किस रेशियो में डिवाइड कर रही है ये हमको बताना है, और जहां ये इंटरसेक्ट कर रही है ये पॉइंट हमको बताना है। तो देखो इस पॉइंट पे x की वैल्यू 0 होगी, y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट कहीं पर भी हो, अगर वो y एक्सिस पे है तो x की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि x के ऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, y से डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो y से तो आगे बढ़ा ही नहीं, y वाले एक्सिस से तो दूर गया ही नहीं, उसी पे है, तो x की वैल्यू यहां 0 होगी, यानी एब्सिसा की वैल्यू हमको 0 मिल गई। यानी जो पॉइंट हमको x, y निकालना है उसमें x की वैल्यू हमको पता चल गई 0, y। अब बस y निकालना है, तो 0, y ये हमारा कोऑर्डिनेट है, इक्वल्स, जब हम फॉर्मूले से निकालेंगे तो कैसे निकलेगा ये m1x2, जहां पर m1 को हमने k मान लिया और m2 1 हो गया। तो मैं यहां एक बार फॉर्मूला लिख ही देता हूं, ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो बस वैल्यू पुट करना है और m1 की जगह आपको k रखना है और m2 की जगह आपको 1 रखना है, क्योंकि रेशियो हमारा बदल गया, m1:2 m2 नहीं है बल्कि k/1 है। तो वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व कर लोगे, -k+5 अपॉन k+1, ये कोऑर्डिनेट आएगा, दूसरा आएगा -4k - 6 अपॉन k+1, ये हो गया। ये किसके बराबर है, 0, y के। तो y तो हमको निकालना है, ये तो पता नहीं, लेकिन इस 0 को इसके बराबर कर देंगे तो k की वैल्यू हमको मिल जाएगी, यानी 0 = -k+5 अपॉन k+1। ये नीचे वाला इधर जाएगा तो 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, तो -k+5 = 0, तो k की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे सामने आ गया, k की वैल्यू पता चल गई, यानी हमको रेशियो पता चल गया, k/1 था, तो अब रेशियो क्या हो गया, 5:1, रेशियो हमको मिल गया। अब रेशियो मिल गया तो हम पॉइंट निकाल सकते हैं, y वाला ही तो पॉइंट निकालना है हमको, तो y इक्वल्स क्या होगा, -4k - 6 अपॉन k+1। ठीक है, इस y को इस y वाले से इक्वेट कर देंगे, तो k की वैल्यू हम 5 रख के सॉल्व कर लेंगे, तो y की वैल्यू आएगी -13/3। तो x और y भी हमको पता चल गया, यानी कोऑर्डिनेट्स हमको पता चल गया, 0, -13/3, ये हो गया। अब इस टॉपिक में ये लास्ट क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट, आपको ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं और बताना है आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो कह रहा है ये जो पॉइंट्स हैं ये किसी पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, तो यहां पर जो p है इसकी वैल्यू आपको निकालनी है कि p क्या होगा। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, ये क्वाड्रिलेटरल होता है जहां अपोजिट जो साइड्स हैं वो पैरेलल होती हैं। पैरेललोग्राम इसमें मतलब 4 साइड होगी और अपोजिट साइड पैरेलल होगी, इसका मतलब ये है कि जैसे एक ये है तो इसके पैरेलल एक लाइन ये होगी और दूसरी एक लाइन ये है मान लो, तो ये ऐसे होगी। ठीक है, ये वाली पैरेलल होगी और ये वाली आपस में पैरेलल होगी, तो ये है हमारा पैरेललोग्राम और 4 साइड होंगे इसके। इसको और अच्छे से बड़ा डायग्राम बनाता हूं, ये हो गया और ये हो गया एक, ये और ये हमारा बन गया।
नाम दे देते हैं हम ए, बी, सी और डी। तो पैरेललोग्राम का एक रूल होता है, वो ये कि इसके जो डायगनल्स हैं, जैसे ए और सी को हम मिला दें तो ये एक डायगनल है, और डी और बी को मिला दें तो ये दूसरा डायगनल है। जहां कट कर रहा है उसको हम मान लो पॉइंट ओ मान लेते हैं। तो ये जो कट करेगा ना, तो डायगनल्स आपस में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। यानी डायगनल ए सी की बात करें तो ओ ए बराबर हो जाएगा ओ सी के, और डायगनल बी डी की बात करें तो ओ डी बराबर हो जाएगा ओ बी के। तो हमें यह पता चल गया, डी भी हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो हमें रेशियो पता चल गया। मान लो अगर हम ए सी ही लेते हैं तो 1:1 का रेशियो हमको पता चल गया। ए पॉइंट हमको पता है, सी पता है, तो ओ पॉइंट हमको मिल जाएगा। इसी तरह बी डी में हमको डी पता है, बी पता है, तो हम ओ निकाल सकते हैं। तो दोनों तरफ से ओ निकालेंगे तो उसको हम इक्वेट कर देंगे, तो सॉल्व करने पे हमको पी मिल जाएगा। स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। पहले मान लो हम ये ए सी देख लेते हैं, ठीक है, ए और सी। तो ओ पॉइंट के हमको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। वही m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, वही फॉर्मूला लगाएंगे तो हमको ओ के कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। जैसे ओ की मान लो x, y है कोऑर्डिनेट्स। अब जब रेशियो बराबर होता है तो हमने फॉर्मूला देखा था कि सिंप्लीफाई हो जाता है, x1 प्लस x2/2 हो जाता है, और y हो जाता है y1 प्लस y2/2। तो a और c निकालना है, यानी 6 प्लस 9 अपॉन रेशियो क्या है, ये 2 हो जाएगा, कॉमा इनके y को आपस में ऐड कर लेते हैं a और c के, यानी 1 प्लस 4 अपॉन 2। ठीक है, इससे हमको o के कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे AC लाइन में। इसी तरह से हम BD का निकाल सकते हैं, BD के हिसाब से हम O निकाल सकते हैं। ये भी क्या होगा, 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। अब हम B और D पे फोकस करेंगे, यानी यहां 8 प्लस P हो जाएगा अपॉन 2, कॉमा 2 प्लस 3, यानी 2 प्लस 3 अपॉन 2। ठीक है, ये भी क्या है, O के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो दोनों O के कोऑर्डिनेट्स हैं तो हम इक्वेट कर सकते हैं, यानी दोनों बराबर होगा। अब वही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, x को x के इक्वल कर सकते हैं, y को y के इक्वल कर सकते हैं। तो देखो x में p है, यहां से हम p की वैल्यू निकाल सकते हैं। 6 प्लस 9/2 यानी 15/2 हो जाएगा, इक्वल 8 प्लस p/2, 2 से 2 कट जाएगा, और 15 इज इक्वल टू 8 प्लस p आ जाएगा। p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 माइनस 8 7, p की वैल्यू हमको 7 मिल गई। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। इसमें हमने सिंपल यही किया था कि हमको P निकालना था, तो उसका तरीका ये था कि जो डायगनल्स हैं वो एक दूसरे को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो रेशियो इस हिसाब से हमको मिल गया। और O पॉइंट हम निकाल लेंगे। अब देखो O एक ऐसा पॉइंट है जो AC वाली लाइन में भी आता है और BD लाइन में भी आता है, तो BD के हिसाब से O के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए, ये देखो ये वाला, और AC के हिसाब से हमने O के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, ये वाला। दोनों को इक्वेट करके जो x की वैल्यू थी उसे x के इक्वल कर दिया, और y के इक्वल। तो y की तो हमने निकाला नहीं था, x में ही हमारा p था, तो वहां से हमने p की वैल्यू निकाल ली इसी तरह से। तो यहां पर जो हमारा सेक्शन फॉर्मूला था उसका कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। और इस बार के 2021 के बोर्ड के एग्जाम के लिए बस इतना ही सिलेबस है। अगला टॉपिक जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो इस बार के सिलेबस में नहीं है, तो इस हिसाब से ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाने हैं, वो बहुत ज़रूरी है। सारे क्वेश्चन आपको लगाने हैं एक लाइन से, और अगर कोई क्वेश्चन एक बार में आपसे नहीं हो पा रहा है, उसके लिए आपको कहीं से हेल्प लेनी पड़ रही है, सोल्यूशन देखना पड़ रहा है, तो उस क्वेश्चन के पीछे स्टार मार्क कर दो। जब दोबारा आप रिवाइज करोगे तो सिर्फ उन स्टार वाले क्वेश्चन को ही देख लेना, सारे क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। और कोई क्वेश्चन ना आए तो सोल्यूशन हर जगह अवेलेबल है। और फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है समझ में, तो उसको आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, कमेंट बता सकते हो, या मेरे व्हाट्सएप पे उस क्वेश्चन को आप भेज दो, क्वेश्चन नंबर भेज सकते हो, तो मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। अब इस तरह से मेरी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स मैं इसकी वीडियो बना सकूं। तो वो वीडियो आपको कहाँ से देखनी है, सबसे पहले आपको यूट्यूब पे चैनल का नाम सर्च करना है, CBSE वर्ड्स, D के आगे Z लगाना है, लोगो पे क्लिक कर दो, चाहे यहाँ नाम पे क्लिक कर दो, तो होम वीडियो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो देखो ये CBSE क्लास 10 की प्लेलिस्ट है, यहाँ पर नीचे एरो है, इस पर क्लिक करके मैथ क्लास 10 की प्लेलिस्ट होगी, वहाँ ये वीडियो मिल जाएगी, या इस तरह की वीडियो। और ये CBSE क्लास 10 वाला सेक्शन है ना, इसी के नीचे मैथ के लिए अलग सेक्शन मैंने बना दिया है, वहाँ चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है, तो ठीक इसी के नीचे आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी।
वहाँ से भी आप जाके देख सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसे भी आप ज्वाइन कर लो। फेसबुक पेज है, उसे भी लाइक कर लो। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस स्लाइड का मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आपको चाहिए होगा तो बता देना। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।